मतलब कैसे समझना है, एकदम सिंपल लाइन में समझो। व्हेन फार्म हैज बीन क्लोज्ड, जब फार्म बंद हो चुका है या बंद करने का प्रोसीजर हम करने वाले हैं, सब पार्टनर एग्री होगा तो फार्म को क्या कर देना होगा, बंद करना होगा। तो बंद करने वाला चीज को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो नहीं, देखो सिंपल सा बात है, सब एग्री होगा तब बंद होगा। अब कोई एग्री नहीं हुआ तो बंद नहीं होगा, तो ये चैप्टर भी नहीं पढ़ना। मतलब सिंपल समझो, अब कोई एग्री नहीं हुआ तो बंद नहीं होगा, तो भाई फिर क्वेश्चन काहे बनाएंगे। इसका चैप्टर का रूल है कि डिसोल्यूशन वाला फार्म बंद हो रहा है, तुमको मान लेना है। क्वेश्चन में लिख देगा पहले से, तुमको ये चीज सोचने का नीड नहीं कि बंद हुआ कि नहीं, क्वेश्चन में पहले से मेंशन रहेगा। अब देखो मीनिंग क्या लिखा है, एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ दैट व्हेनेवर न्यू पार्टनर एडमिटेड और ओल्ड पार्टनर रिटायर और डाई आ पार्टनर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इसमें इंसॉल्वेंट हो गया, मान लो पार्टनर इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया हो गया, उसके पास पैसा एक भी नहीं है मार्केट में पे करने के लिए। इंसॉल्वेंट इन दैट सिचुएशन वेयर लाइबिलिटीज इज मोर देन एसेट्स, जब लाइबिलिटीज एसेट से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मार्केट में हमको देना है 1 करोड़, अब मेरा पास बस 50 लाख है, हमको हिसाब से नहीं दे पाएंगे, तो इन दैट सिचुएशन ये होता है इंसॉल्वेंट का। तो इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर लोग, तो वो लोग फार्म को अपना बंद करने का डिसीजन लेता है। तब एक मीनिंग सुनो ध्यान से, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फार्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फार्म। सब पार्टनर लोग भी फार्म बंद, पार्टनरशिप खत्म हो गया तो पार्टनरशिप भी कंप्लीट, पार्टनर का बीच का रिलेशन भी खत्म हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इंप्लाई चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स के बीच रिलेशन चेंज हो गया। बेसिकली होता क्या है, द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड रेदर इज कंटिन्यू, मतलब ये बिजनेस एक तरह से हम लोग फार्म को बंद कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग फार्म पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, इसमें फार्म को बंद करना होगा। तो ये जो चैप्टर भी है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म, ठीक है। तो यहाँ पर बस तुम लोग मेन चीज याद रख लो कि फार्म क्या होगा, क्लोज होगा। अब बहुत थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट आ जाओ मेन क्वेश्चन, जो कि तुम लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही एक क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा समझना, जहाँ डाउट होगा बोलना। यह है चैप्टर नंबर 8 है ना। चलो एग्जाम्पल 8 निकाल लो इसका, चैप्टर 8। आज शुरू में एक एग्जाम्पल बना रहे हैं और इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट दिया हुआ है, तो ध्यान से समझना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 8, चलो क्वेश्चन में मेंशन है एग्जाम्पल 8 में। पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनना थोड़ा, ठीक है। राम हरि आर इक्वल पार्टनर, यानी रेशियो क्या है, लोग इक्वल है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, देखो लिखा है क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन रहेगा। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, देखो बोल दिया डिसॉल्व हो रहा है 31 मार्च में। और ये देखो दिया रहेगा बैलेंस्ड क्वेश्चन में, ये बैलेंस्ड एडमिशन में भी रहता था, रिटायरमेंट में भी रहता था, ठीक है। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट देगा, तो फिलहाल अभी हम एडजस्टमेंट नहीं पढ़ रहे। अब आगे देखो बनाने क्या बोला है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यानी एंट्री करने बोल रहा है। देखो एंट्री अभी तक हम लिखवाए नहीं है इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पर एंट्री बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा। तो तुम लोग अभी हम एंट्री तो नहीं बता रहे फिलहाल, एग्जाम में एंट्री से ज़्यादा अकाउंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम इसलिए अकाउंट बता रहे हैं, लेकिन एंट्री का तुम लोग जगह छोड़ देना, कम से कम 1.5 पेज, 1.5 पेज का स्पेस छोड़ने के बाद उतारना हम जो भी बनाएंगे, और अगला क्लास में एंट्री समझा देंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, और क्या अकाउंट बनाने बोला है, बुक्स ऑफ द फार्म एंड ऑल्सो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। देखो अकाउंट 2 ही तो बनाने बोल रहा है, तो पहले तुम लोग कॉपी में लिखो कौन कौन अकाउंट इसमें बनाना होता है। लिखो पहला नंबर, हाँ ठीक है, फर्स्ट नंबर लिखो रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट नंबर कॉपी में लिखो। कौन कौन अकाउंट बनाना है नाम लिख लो, पहले लिखो फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। 2 पेज मतलब इस तरह से कि कैसे 2 साइड देखो, हेडिंग नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा जल्दी लिखेगा तब ना, पीछे हो जाएगा फिर। पहला नंबर रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा नंबर लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, थर्ड
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ लिखो पार्टनर्स लोन अकाउंट। फोर्थ नंबर पार्टनर्स लोन अकाउंट। और फिफ्थ नंबर लिखो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। या तो कैश बोलेगा या तो बैंक बोलेगा। ओब्लिक मतलब स्लैश। लाइन स्लैश, फिर कैश। कैश ऑब्लिक दे दो लाइन बैंक अकाउंट। या तो कैश अकाउंट बनाना होगा या बैंक अकाउंट बनाना होगा, दोनों सेम चीज़ है। कैश लिखा रहेगा या बैंक लिखा रहेगा। चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो टोटल 5 अकाउंट इसमें बनेगा। पहला क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कॉपी में नाम देखो, अभी इधर बोर्ड का भी नीड नहीं है। पहला क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा क्या बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। तो अब उसमें टिक करो, पहला रियलाइजेशन अकाउंट में टिक करो, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टिक करो और पांचवा कैश या बैंक अकाउंट में टिक करो। तो ये 3 अकाउंट मेन है, कैश या बैंक अकाउंट। देखो ये 3 अकाउंट मेन है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में ये 3 अकाउंट तो बनाना पड़ता है। बाकी करंट और लोन ये हम बताएंगे कब बनाना पड़ेगा। बाकी ये 3 समझ जाओ, जब क्वेश्चन बोला नेसेसरी अकाउंट मतलब ये 3 जो टिक करा ये तो बनेगा ही, ठीक है। यानी कौन कौन बनेगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक, ये 3 बनेगा ही। लेकिन करंट और लोन ये कब बनेगा ये हम बताएंगे इसी क्वेश्चन में। तो फिलहाल अब तुम लोग देखो इस क्वेश्चन में कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला है। अब देखो बुक में इस क्वेश्चन में कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला है। आयुष वाला और क्या बोला। अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा है, देखो लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब बैंक बोल देता है ना, देखो जो बोल रहे ध्यान से सुनना, अगर स्किप हो गया ये सब तो एग्जाम में भी स्किप हो जाओगे। क्लियर सा बात बता रहे। अगर बैंक बोल दिया है तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। क्लियर रहना, बैंक बोला है, बैंक कैश तो एक ही चीज हुआ, इसीलिए तो ध्यान से सुनने बोल रहे हैं। बैंक या कैश तो एक ही बात है ना, बैंक बोले या कैश बोले। तो जब बैंक या कैश बोला है तो उसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। चलो फिलहाल अब हम आते हैं एक एक करके बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है समझ जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ फार्म। डिसोल्यूशन फार्म के द्वारा इसको बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, तो ये स्पेशली बनाया जाता है। अब जैसे फार्म हम बंद कर रहे हैं, मतलब एक पूरा बिजनेस है बंद हो रहा है, तो बंद हो रहा है तो साफ बात है सब कुछ बेचेंगे तो पैसा आएगा। अब पैसा आएगा, मान लो सब हम बेच दिए फार्म का प्रॉपर्टी सब कुछ, तो पैसा मेरे पास आया। अब जो पैसा आएगा उसका हम क्या करेंगे बताओ, पार्टनर लोग के बीच बांटेंगे और जहां जहां बाकी होगा वहां देंगे। लेकिन पहले जहां बाकी है वहां देंगे, बाद में पार्टनर को बांटेंगे। तो उसी के लिए अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज कर रहे हैं हम सब कुछ को, हिंदी में इसको बोलते हैं वसूली खाता। वसूली अब समझा कैसे, जो पैसा आया भाई देख लो, अब जहां जहां देना है दो, जो बच्चा पार्टनर में बांट दो। तो बस इसका मेन मोटिव यही है बनाने का, कौन पैसा कहाँ कितना आ रहा है, इसके लिए पर्पज से बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे हम लोग। तो इसके लिए तुम लोग को बैलेंस शीट देखना। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन में बैलेंस शीट सब लोग ध्यान से देखना। बैलेंस शीट में देखो एसेट्स लायबिलिटी बहुत सारा नाम मेंशन है, ठीक है। देखो बहुत सारा एसेट्स भी दिया हुआ है और लायबिलिटी भी दिया हुआ है। तो अब कौन कौन ट्रांसफर करते हैं ध्यान से सुनो। सबसे पहला लाइन तुम लोग याद रखना, ऑपोजिट ट्रांसफर करना है, ठीक है। ऑपोजिट मतलब क्या हो गया, उल्टा ट्रांसफर करना। जो जिधर भी है उसका हम लोग ऑपोजिट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं बोला जाता, तो कभी बोलना मत डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोग उसको ऑपोजिट ट्रांसफर करेंगे। तो अब ये ऑपोजिट ट्रांसफर कैसे होता है, तो सिंपल देख लो, जिधर भी जो चीज़ होगा, जैसे इधर लायबिलिटीज है इधर एसेट्स है, तो लायबिलिटीज चला जाएगा बाय में और एसेट्स चला जाएगा टू में। उल्टा ट्रांसफर दिमाग में रखो ना, ऑपोजिट ट्रांसफर करना। ठीक है, ऑपोजिट ट्रांसफर करना।
तो ये तो क्लियर है पहला स्टेप। तो चलो अपोजिट ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ट्रांसफर करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन में ये देखो दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है ना, इधर वाला कहाँ चल जाएगा, इधर साइड, और इधर वाला कहाँ चल जाएगा, इधर साइड, एकदम सिंपल रूल। तो लेकिन ट्रांसफ़र करने समय एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ जो हम नाम लिखे ये सब ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये जो नाम अब क्यों नहीं होता है ये क्वेश्चन के एंड में अभी समझ में आ जाएगा। फिलहाल याद रखना कौन कौन, देखो ट्रांसफ़र होने वाला बहुत नाम है, तो तुम सोचेगा होने वाला याद कर लो तो फंस जाएगा। तो याद कर लो कौन कौन ट्रांसफ़र नहीं होता है। जस्ट लाइक पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं होता है, पार्टनर्स का लोन ट्रांसफ़र नहीं होता है, पार्टनर्स का करंट लिखा रहेगा बैलेंस तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, कैश या बैंक लिखा रहेगा ट्रांसफ़र नहीं होगा, रिजर्व वही जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं होगा, या प्रॉफिट लॉस लिखा रहेगा ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके अलावा जो भी है ट्रांसफ़र कर देना। चलो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम इधर लिखना शुरू करते हैं। तो इधर कौन वाला आएगा बताओ तो, उधर वाला ना। तो चलो एसेट्स में सबसे पहला क्या है बताओ तो, क्वेश्चन में देखो कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक तो नहीं होगा। चलो फिर क्या है, तो लिख देते हैं टू सन्ड्री डेटर्स। चलो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 850, जो अमाउंट है वही एग्जैक्ट लिख रहे हैं, कोई चेंज नहीं। चलो फिर टू प्लांट, तो टू प्लांट कितना है 4700। फिर टू स्टॉक कितना है ये 15,150। नेक्स्ट लीज 6000। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3000। लीज मतलब हुआ कैसे, नहीं लोन नहीं बोलेंगे उसको। जैसे मान लो किसी का कोई प्रॉपर्टी को हम 15 साल के लिए एक्वायर किए और उसके मामले पे हम उसको कुछ पैसा दे रहे हैं हर साल, लेकिन वो लीज तो मेरा प्रॉपर्टी हो गया। अब उस ज़मीन को या उस एरिया को हम जैसे भी यूटिलाइज करें। इसलिए बहुत बड़ा बड़ा तुम लोग जो शोरूम आसपास में देखोगे वो लोग ज़मीन बेचता नहीं है, लीज पे दे देता है कंपनी को। इसलिए कंपनी वहाँ पूरा कॉन्क्रीट का ढलाई भी नहीं करता, शेड उड लगा के अपना बिजनेस शुरू। हाँ, तुमको रेंट मिलते रहेगा लीज में। लीज में फ़ायदा ये होगा ना, ऑनर तुम ही रहेगा, बस तेरा प्रॉपर्टी वो कुछ समय के लिए यूज करेगा, 10 साल 20 साल जो भी रहेगा। जैसे सर हर जगह उतना बाहर छोड़ दो ना, इंडस्ट्रियल एरिया देख रहा है ना कितना फैक्ट्री लीज पे, दुकान भी लीज पे दिया जाता है, जमीन भी लीज पे दिया जाता है। इधर जो कोकर चौक साइड बहुत सारा शोरूम तुम लोग देखना, तो वो तो रेंट पे दिया, वो लीज पे नहीं दिया, वो रेंट पे। रेंट में मंथली तुमको रहेगा, और लीज में क्या होता है कि 10 साल के लिए प्रॉपर्टी तेरा हो गया, पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। चलो फिलहाल ये समझ गया, हम लोग बहुत लीज पे नहीं जा रहे, वो अलग टॉपिक है। फिलहाल ये एसेट्स में लिख दिया। चलो फर्नीचर फिटिंग्स का अमाउंट बताओ 3000। चलो और कुछ है नहीं है, हो गया इधर का काम। अब हम लेंगे इधर से लेंगे, ठीक है, इधर वाला मेरा इधर आएगा। चलो इधर देखो क्या है, सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर लिख देता है बाय एस क्रेडिटर, मतलब वही हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट बताओ 2700। फिर है रिजर्व फंड, वो तो नहीं जाएगा, यहाँ लिखे रिजर्व नहीं जाता है। फिर लोन नहीं पूरा पढ़ो कभी पूरा। हरी लोन, हरी कौन है, ये क्वेश्चन में कौन है, पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन नहीं जाता है कभी, पूरा नाम पढ़ना। नेक्स्ट कैपिटल भी तो नहीं जाता है। पहला स्टेप हो गया। चलो अब ये पहला स्टेप में अगर कुछ पूछना है तो बोलो। इतना तो कुछ सर हम लोग को तो जो ये यहाँ पे वो रहता है उससे न डालना चाहिए था। नहीं, पहले तो तुमको देखना होगा ना तेरा पास है क्या क्या, पहले तो ये देखना पड़ता है ना, उसके बाद ना फिर हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तुम है ही नहीं यार, तुम बेच दिया कैसे, तो इसलिए पहले है क्या वो दिखाना पड़ता है, बैलेंसिंग। चलो तब नेक्स्ट आगे आता है। अब आगे थोड़ा सा एक रूल और सुन लो, मीनिंग तो हम बता रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट का, एक चीज़ को वहाँ पर हम नहीं बोले थे क्योंकि यहाँ पर उसका यूज़ करना था, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाए कौन सा अकाउंट है तो बता देना नॉमिनल अकाउंट है ये, ठीक है, बताए थे। तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता था, तो जो भी क्वेश्चन में अभी एक्सपेंस होगा हम डेबिट में लिखेंगे, और जो भी इनकम होगा उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, ये रूल है। इसका मतलब कोई खर्च होगा तो डेबिट में लिखना है, कोई इनकम होगा तो क्रेडिट में लिखना। और अब पढ़ना है एडजस्टमेंट, तो देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा, ध्यान से देखो आप एडजस्टमेंट।
चलो अब एक एक एडजस्टमेंट थोड़ा सुनना, ठीक है। द लीज वाज सोल्ड, लीज को हम बेचे तो मेरा इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। अच्छा। लीज हम बेच दिए कोई चीज तो इनकम ना होगा। तो क्या करते हैं ना, यहाँ हेडिंग देखो एक लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारा एसेट बेचा होगा तो जितना भी एसेट्स बेचेंगे सबको एक ही बार हम लिख लेते हैं हेडिंग एसेट्स रियलाइज, और सबका पैसा को एक के बार जोड़ देंगे। तो लीज पे लिया होगा ना, तो मान लो जैसे हम 10 साल के लिए लीज लिया, हम 2 साल यूज किए, किसी और को दे दिया, हम ट्रांसफर कर दिया, सब कर सकते हैं। तो लीज को कितना में बेचा? 6300 में, तो लीज हो गया 6300। उसके बाद फिर देखो फर्नीचर फिटिंग्स, फर्नीचर को बेचा कितना में, ये भी लिख लेते हैं। चलो फर्नीचर का 3300 लिख दिए। फिर स्टॉक बेचा, देखो सब ध्यान रखना, सब एसेट से एक एसेट जितना भी बेच रहे सबको एक के बार जोड़ देंगे, आसान पड़ेगा। स्टॉक बेचा 13800 में। चलो फिर उसके बाद बुक डेट्स, बुक डेट्स मतलब तुम लोग याद रखना, डेटर को बोला जाता है बुक डेट्स, डेटर का ही एक नाम क्या होता है? बुक डेट्स। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, हम यहाँ डेटर लिख दिए, डेटर मतलब बुक डेट। तो डेटर से तो भाई पैसा मिलना है हमको, डेटर भी एसेट्स है, डेटर से कितना पैसा मिला? 800 रुपया मिला। फिर उसके बाद वेयर इज द प्लांट रियलाइज, प्लांट को भी बेच दिया, प्लांट से कितना मिला? 4800 रुपया मिला प्लांट से। चलो फिर उसके बाद द क्रेडिटर पेड, पेड करना है मतलब इनकम नहीं हुआ है, वो छोड़ दो अभी, हाँ वो अभी छोड़ दो। पहले क्या करना, जितना भी पैसा आएगा, ठीक है, मतलब पैसा कैसे आएगा? जितना भी तुम एसेट्स को बेचेगा, एसेट्स, तो उसको एक जगह करना। तो चलो जोड़ते हैं इसको, 0 0। टोटल आ रहा है 29,000। तो ये 29,000 हमको इनकम हुआ ना, तो इसको बाय में लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में समझने के लिए तुम लोग लिख सकता है एसेट्स रियलाइज्ड। नॉर्मल जो रियल लाइफ में जो क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो रियल लाइफ में क्वेश्चन आता है हम लोग उसी के हिसाब से कर रहे हैं सॉल्व। यानी कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सिंपल, बाहर बोलो, बाहर बैंक अकाउंट लिख देना है उसको, और सिंपल क्या लिख दिए? एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। जितना भी पैसा मिला सबको बाय में, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। बोलो ये क्या दिखाया ना? नहीं, वर्किंग नोट में दिखा दो ना, हो गया। लेंदी यहाँ पर करने का जरूरत नहीं ना है। हाँ चलो अब आगे पढ़ो, देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला। ये सब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ नीचे, क्वेश्चन के नीचे, क्वेश्चन का नीचे नहीं देखा था? ये क्या क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर, ये क्या यहीं तो लिखा हुआ है। चलो आगे देखो, द क्रेडिटर वेयर पेड, क्रेडिटर को तो पेड करना है, तो पेड करेंगे तो 2 में पेड होगा। खर्च तो क्रेडिटर को तुम देगा तो खर्चा होगा ना तेरा, तो लिख देगा 2 बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर समझने के लिए लिख सकते हो, नहीं भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिटर को हम पैसा दिए 2600, तो लिख दिए 2600, ठीक है। चलो फिर उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, देखो रियलाइजेशन करने में तो एक्सपेंस हुआ। जैसे मान लो कि अब हम बहुत सारा एसेट्स को बेचे, तो पेपर ऊपर में ऐड दिए होंगे कि कहाँ कहाँ मेरा कौन सा प्रॉपर्टी एसेट्स है, तो वो ओवरऑल रियलाइजेशन करने में एक्सपेंस होता है। तो क्या एक्सपेंस हुआ? 500। तो खर्च तो 2 में पेड होगा, तो लिख देंगे 2 बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 500। नहीं तो बात है कि तुम पैसा किसी को दे रहा है तो तुमको बैंक तो लिखना पड़ेगा। अब तुम बैंक नहीं लिखा बिजनेस में, तो फिर कल के में तेरा कैश 500 रुपये से घटना नहीं चाहिए। अगर घटाया तुम तो इसका मतलब फ्रॉड किया है। सिंपल सा लॉजिक समझो, जब फार्म बंद हो रहा है तो तुम तो सब पेमेंट कर रहा है, तो भाई इसीलिए तो बैंक लिखना है ना। अब तुम वहाँ नाम लिख देगा तो फिर तो गलत हो जाएगा। कैश लास्ट में तुम अभी 500 रुपया निकाला अकाउंट से और तुम लिखबे नहीं किया बैंक, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि पैसा तुम बैंक से नहीं दिया है, तो कहाँ से दिया बता। तो इसलिए बैंक लिखना है, फार्म क्लोज हो रहा है तो सारा कुछ जो कोई भी पेमेंट करो बैंक। ये था स्टेप 2। अब स्टेप 2 में कुछ पूछना है तो बोलो। सिंपल, जितना भी इनकम हुआ बाय में लिख दिए, जो खर्च हुआ 2 में लिख दिए। अब स्टेप 3 देखो तुम लोग को मालूम भी है, स्टेप 3 हम लोग काफ़ी बार बनाए भी है। स्टेप 3 में क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। तो जैसे रिवॉल्यूशन वगैरह में बैलेंस करते था ना, समझो वही रूल से बैलेंस करना।
देखना है कि टू में कमाएगा तो प्रॉफिट और बाय में कमाएगा तो लॉस। ऐसे ही ना रिवॉल्यूशन में बनाते थे, टू में कमाएगा तो प्रॉफिट, बाय में कमाएगा तो लॉस। तो चलो इधर का ऐड करो तो ये तो पता चल ही जा रहा है, ये है 31,700 है। तो इधर वाला ऐड करके बताओ कितना हो रहा है। यहाँ हम लिख देते हैं रफ। क्रेडिट साइड का तो पता है, आ रहा है 31,700 आ रहा है। देखो तो ज़्यादा, डेबिट साइड ऐड करो, यहीं पर देख देख के ऐड करो। 32,008 ऐड किया है। देखो बुक में एग्जाम्पल बना रहे हैं लेकिन अंदाजी देख के मत बोलो। एग्जाम में क्या ऐसे ही देख के बोलेगा? तो फिर ऐड करो ना, इतना छोटा सा ऐड करने में तुम लोग सोच रहा है, तो फिर बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कैसे ऐड करेगा? हाँ, तो वो तो लाइबिलिटी भी अगर बहुत सारा रहता तब एक के बार जोड़ के लिखते। क्रेडिटर तो एक ठोना लाइबिलिटी था, एक्सपेंस तो दूसरा चीज हो गया। वो तो क्रेडिटर नहीं ना बोलेंगे एक्सपेंस को, तो चीज तो अलग था ना। 32,800 डेबिट साइड में आ रहा है 32,800। अब देखना है दोनों तरफ में से ज़्यादा किधर है, देखो तो इधर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्रेडिट में कम आ रहा है, तो कभी भी बाय में कम आएगा तो वो होता है लॉस ऑन रियलाइजेशन लिखना है, मतलब रियलाइजेशन में लॉस हो गया। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल में लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब वो लोग को भरना पड़ेगा पार्टनर लोग को। तो कौन कौन पार्टनर है? राम और हरी। तो अब दोनों को हम माइनस करेंगे, ये दोनों को हमको पता चल जाएगा, चलो घटा देंगे। तो ये आ रहा है 1100, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए 1100। अब ये रेशियो में बांटना पड़ेगा, जैसे बाकी में बांटते थे रेशियो में। तो रेशियो क्या बोला है, देखो तो रेशियो क्या बोला है, रेशियो क्या है वो पूछ रहे। इक्वल, इक्वल बोले तो आधा आधा, तो ये तो तुम लोग 1:1 कर लेना तुम लोग, हम यहाँ डायरेक्ट डाल दे रहे। ये बना मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। और मेन यही है, कभी कभी एग्जाम में बस इतना ही बनाने दे देता है रियलाइजेशन अकाउंट। अभी 2025 में जो क्वेश्चन आया था शायद बस रियलाइजेशन ही बनाने बोला था और लॉन्ग में आ गया था ये। चलो आपस में डिस्कशन नहीं, फिर अब क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये बोलो, इसमें कुछ पूछना है रियलाइजेशन में तो बोलो, अदरवाइज अभी हम नेक्स्ट अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही 3 अकाउंट टिक भी किए थे कि ये बनेगा। पार्टनर्स का यहाँ नाम लिख देना, जितना ही पार्टनर रहेगा उसी के हिसाब से कॉलम बनाना। राम और हरी 2 ही पार्टनर है, तो हम 2 ही पार्टनर के हिसाब से कॉलम बनाए। चलो अब बनाते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट में देखना कैपिटल है क्या, देखो तो बैलेंस शीट में चेक करो क्वेश्चन में। चलो तो वो तो रहेगा ही, कैपिटल रहता है ये। अपोजिट ट्रांसफर, चलो अपोजिट किधर जाएगा बताओ, बाय में। मतलब यहाँ रूल ही याद रख लो, पूरा चैप्टर है अपोजिट है। ऐसे तो ये बैलेंस बीडी पहले भी लिखते थे, याद होगा। कैपिटल को हर बार बैलेंस बीडी लिखा जाता है। राम का कितना है और हरी का 12,000। चलो पहला हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप के बाद डायरेक्ट दूसरा स्टेप सुनना। बैलेंस शीट में देखना है कोई रिजर्व या पीएल अगर होगा तो पार्टनर्स में बांट देंगे, इसीलिए इसको हम लोग रियलाइजेशन में नहीं डालते। अब समझा, कैपिटल कहा नहीं जाता क्योंकि कैपिटल का तो भाई अपना अकाउंट बनता है, और रिजर्व या पीएल तो पार्टनर को ना बढ़ता है। तो देखो तो कोई रिजर्व या पीएल है, चलो अपोजिट डालना। अपोजिट किधर जाएगा, बाय में। क्या है, बाय रिजर्व फंड, तो वही लिख देते बाय रिजर्व फंड। रेशियो में बांटना पड़ेगा, तो रेशियो तो इक्वल है, तो आधा आधा बांट दिए। 1500 इसको मिल गया, 1500 इसको मिल गया, हो गया। पीएल है क्या, पीएल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, बैलेंस नहीं है। अब डायरेक्ट आ जाना, यहाँ पर देख लेना। इधर देखो तो रियलाइजेशन अकाउंट जो अभी हम लोग बनाए, यहाँ पार्टनर का नाम कहीं लिखा है, देखो बाय में। तो देखा जाए तो फिर अपोजिट ट्रांसफर, रूल याद कर लो। अपोजिट बाय में तो किधर आ जाएगा, 2 में। तो ध्यान रखना, जो अकाउंट से तुम ले रहा है उस अकाउंट का नाम लिखना। तो कौन सा अकाउंट से ले रहा है, रियलाइजेशन, तो वही नाम लिखना। तो कितना, 550 राम का और हरी का भी 550। बस अब इसको बैलेंस कर देना, बन ही जाएगा। यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बहुत सिंपल ही बनता है,
बहुत टफ नहीं बनता है। आगे बस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन है इजी ही। ई बन गया तो ये सब तुरंत बनता है। चलो ज़्यादा तो इधर ही आ रहा है ना, लिख लिए 13,500, इसका भी 13,500, 13,500 इधर भी 13,500। ध्यान रखना यहाँ CDBD नहीं करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट तुम लोग को लिखना है टू बैंक अकाउंट। काहे कि फार्म तो बंद हो रहा है तो कोई CDBD नहीं, डायरेक्ट बैंक, मतलब सीधे बैलेंस करो, पैसा इन लोगों को मिल जाएगा। बैलेंसिंग यहाँ लिख दे रहे, चलो ये घटा दो तो ये आ गया 12,950, और इसका भी वही आ जा रहा है। ऐसे तो कुछ भी आ सकता है, 12,950। ये फाइनल पार्टनर को पैसा मिल गया, क्योंकि फार्म बंद हो रहा है तो उन लोगों को पैसा मिल गया। जो चीज़ मिलना था, कैपिटल और रिजर्व जुड़ गया, लॉस भरना पड़ा उन लोगों को तो घट गया। चलो अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलो। हाँ, इसीलिए लॉस इन लोग का डेबिट में आ गया। हाँ, रियलाइजेशन लिखे, और डेबिट में इसलिए लिखे क्या है कि उसका अकाउंट से वो कट गया, पैसा लॉस हुआ तो कट गया वो। चलो तुम लोग को अभी देखो कॉपी में टिक कराए थे कि सबसे पहले तो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद टिक कराए थे पार्टनर्स, टिक नहीं कराए थे लेकिन एक दूसरा नंबर लिखे थे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में करंट कुछ लिखा हुआ था क्या? क्वेश्चन करंट बैलेंस शीट में कोई करंट नाम नहीं था ना, तो इसीलिए हम करंट अकाउंट नहीं बनाए, या क्वेश्चन में करंट बनाने भी नहीं बोला था। लेकिन कैपिटल तो हम बनाए, तो मेन था, ये तो बनेगा ही। अब हम देखो एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना रहे हैं, हरी लोन। तुम लोगों को देखो चौथा नंबर हम लिखवाए थे पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखा है ना। तो हरी तो भाई पार्टनर है, तो जब बैलेंस शीट में कोई पार्टनर का लोन रहेगा तो उसका अकाउंट बना देना, क्वेश्चन में बोले या नहीं बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फॉर्मेट हो गया पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखो बैलेंस शीट में चेक करो, लोन किधर, इधर भी होगा अपोजिट ट्रांसफर, लायबिलिटी किधर आएगा अपोजिट, बाय में। तो लिख देते हैं बाय। लोन को भी याद रखना, बैलेंस लिखा जाता है कैपिटल के जैसा, बाय बैलेंस BD कितना 3,000, ठीक है। अब टू में लिख देना डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग, और डायरेक्ट डाल देना 3,000 और 2 लाइन से क्लोज कर देना, बन गया। बाय में डाल दिए लोन और टू में पेमेंट कर दिया, सिंपल सा बात। हरी लोन दिया था तो लोन दिया था तो अपना पैसा मांगेगा ना, तो बाय में ट्रांसफर के उसको पैसा दे दिया, सेटल। दोनों को एक का लोन रहता तो दोनों देखो क्या रहता है वो छोड़ दो अभी फिलहाल, अभी जो है वो समझो। पहले रहने का बहुत कुछ रहेगा, अभी आगे मिलेगा। नहीं, हम पूछ रहे अगर उसके साथ हरी के साथ राम भी हाँ रहता तो समझिए रहे, तो नॉर्मल अंडरस्टूड है। तो एक ही में बनेगा, नहीं अलग भी बनाओ या एक बनाओ, कोई इशू नहीं है। उसका भी हाँ वही, बस इतना याद कर रख लो, सेम चीज़ अगर एडजस्टमेंट हुआ तो सेम ट्रीटमेंट होगा, और कुछ अलग रहा तो आगे हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बताएंगे अलग। चलो नेक्स्ट, बैंक अकाउंट अब बनेगा, ठीक है। तो अब हेडिंग लिखेंगे बैंक अकाउंट। ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन चांस कम ही रहता है, लेकिन है देखो इजी। जो टाइम लगेगा रियलाइजेशन अकाउंट, अगर वो सही बना लिया तो सब सही बन जाता है। चलो अब देखो बैंक अकाउंट, तो चेक करो बैलेंस शीट में बैंक है, देखो बैलेंस शीट में बैंक। चलो अपोजिट किधर आ जाएगा, इसको भी ट्रांसफर करो अपोजिट टू में। तो ध्यान रखना इसको भी लिखा जाता है बैलेंस BD, कितना है 3,000, इसको ही बैलेंस लिखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान सुनो बैंक बनाने का रूल। अब क्या करना है, शुरुआत से अकाउंट देखते जाना है, जहाँ जहाँ बैंक लिखे होंगे ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन का कोई नीड नहीं, ध्यान से देखो। टू में बैंक लिखे है, देखो टू में, तो टू में लिखे कहाँ चल जाएगा, बाय में। तो जो अकाउंट से जा रहा है उसका नाम लिखना, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट लिखे थे देखो तो 2600 लिख दिए। फिर एक और लिखे थे टू बैंक, तो वो भी बाय में आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट लिखे थे 500, तो लिख दिए। चलो फिर बाय में भी लिखे थे बैंक, देखो ये वाला, तो बाय है तो किधर आ जाएगा वो, टू में आ जाएगा। लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, 29,000, ये है 29,000। चलो अब तो नहीं है वहाँ, यहाँ देखो तो बैंक है, इधर है बैंक, इधर कहाँ, इधर तो नहीं है। हाँ तो टू में तो किधर जाएगा, बाय में। तो यहाँ पता है ऐसे लिखना, किसमें, राम में है तो लिखना राम्स कैपिटल अकाउंट।
12,950 राम में ना अमाउंट है, जिसका कॉलम में रहेगा ना उसी में लिखना है, जिसका इसका कॉलम में रहेगा 12,950। तो फिर हरी में है तो हरी का भी लिखना पड़ेगा, बाय हरी कैपिटल अकाउंट। तो हरी में भी इतना ही पैसा है 12,950, ठीक है। अब यहाँ है देखो तो लोन में किधर है, 2 में है, तो 2 में तो ये भी कहाँ चल जाएगा, बाय में, बाय हरीज लोन अकाउंट 3,000। और कहीं बैंक है नहीं है, तो अब इसको क्या करना है ना, ऐड करना है। चलो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड तो हमको दिख ही जा रहा है यहाँ से, क्रेडिट साइड में तुम लोग ऐड करो तो थोड़ा यहीं से देख के, क्रेडिट साइड हाँ क्रेडिट इधर ऐड करो, इधर हो रहा है 32,000 हो रहा है, इधर जोड़ो, कितना हो रहा है, 32,000 आ रहा है। चलो अब ध्यान से सुनो, यानी जब लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट बनेगा तो वो इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आया तो समझो गलत बना है, समझा। जैसे बैंक बनाओगे ना, जहाँ जहाँ बैंक ट्रांसफर करोगे तो बैंक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बैलेंस, तो इसका मतलब सही बना है। अगर इक्वल नहीं आया मतलब गलत बना है। अब बैंक कहाँ इक्वल हुआ, मेरा पास 32,000 था रोकड़ा, हम 32,000 सब जगह पेमेंट किए तो बराबर ना होगा। अगर ये ऊपर नीचे हुआ तो समझ जाओ गलत बन रहा है, तो तुमको फिर शुरू से चेक करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर इजी भी हो जाता है, एग्जाम में तुम्हारे पास आंसर तुमको मालूम रहेगा। बैलेंस शीट तो फिर भी बहुत सारा ऐड लेस करना होता है, यहाँ तो क्या करना, जहाँ जहाँ बैंक डाटा 2 मिनट में बन जाएगा, ये थोड़ी टाइप टेकिंग है। 1 2 म्यूट कर दो।